यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास में, डीजे क्लोज नहीं हो रहा है। डीजे का क्लोज नहीं हो रहा है, दोष निवारण हमें करना है। तो डीजे का क्लोज ना होना, आईसी डीजे का दोष निवारण क्या है, किस तरीके से दोष निवारण किया जाएगा। तो संकेत है हमारे पास में, वी एल डी जे ऑन करने पर, वी एल आर डी जे प्रेस करने पर एल एस डी जे की बत्ती नहीं बुझती है, इसका मतलब डीजे क्लोज नहीं हुआ है। और आर्नो तथा ऑक्सिलरी की आवाज़ भी नहीं आती है, और यूए की निडल भी नहीं हिलती है। तो किस तरीके से इसका निवारण किया जाएगा। तो इसका निवारण करने के लिए बैटरी वोल्टेज है 85 वोल्ट होना चाहिए। ई आर का प्रेशर है, ई आर का जो हवा का प्रेशर है 6.5 kg/cm² होना चाहिए। और सी सी बी ए, सी सी पी टी, सी सी डी जे फ्यूज सही होना चाहिए। Q118 का एनर्जाइज न होना, Q118 एनर्जाइज नहीं है तो हम क्या करेंगे, Q118 एनर्जाइज नहीं हो रही है तो C118, C105, C106, C107 का ओपन होना सुनिश्चित करें। यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर वेल्ड है तो उसको बेल्ट को छुड़ा देंगे। जी आर हमारा 0 पर होना चाहिए। Q118 का मैनुअल कंट्रोल लेकर के डीजे लॉन्च करेंगे। और VLVMT ऑन करके तीनों ब्लोअर चालू होने के बाद Q118 का मैनुअल कंट्रोल छोड़ देंगे। सावधानियों का हमें पालन करना है। मान लीजिए Q45 एनर्जाइज नहीं हो रही है। अगर Q45 एनर्जाइज नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, CCDJ फ्यूज चेक करेंगे, यदि ख़राब है तो बदल देंगे। फिर BP1 डीजे है, BP1 डीजे को 2-3 बार ऑपरेट करेंगे। और क्या करेंगे, BP1 डीजे को 2-3 बार ऑपरेट करने के बाद में VL डीजे से या VLR डीजे को 2-3 बार ऑन ऑफ करके देखेंगे। फिर BP2 डीजे से हम कोशिश भी करेंगे कि उससे शायद एनर्जाइज हो जाए। नेक्स्ट हम देखें, फिर GR को 0 पर यानी GR का 0 पर होना सुनिश्चित करेंगे। Q45 का मैनुअल कंट्रोल लेकर के डीजे क्लोज करेंगे। कैप बदल करके प्रयास करेंगे, नहीं तो लो को फेल कर देंगे। मान लीजिए Q44 एनर्जाइज नहीं हो रहा है, Q44 एनर्जाइज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, GR को 0 पर होना सुनिश्चित करेंगे। Q45 का मैनुअल कंट्रोल लेंगे और डीजे क्लोज करेंगे। सावधानियों का पालन करते हुए Q44 बेज करके कार्य करेंगे। मान लीजिए C118 क्लोज नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, C118 क्लोज नहीं हो रहा है तो पेंटो नीचे बैटरी ऑफ करेंगे और LT के वायर हम चेक करेंगे, LNT के वायर हम चेक करेंगे। उसके बाद में C118 के आर्मेचर को हाथ से 2-3 बार ऑपरेट करेंगे। HV ऑन करके पेंटो उठा करके ट्राई करेंगे। यदि क्लोज होता है, डीजे क्लोज होता है तो ठीक है, नहीं तो लो को फेल कर देंगे। फिर है जैसे EF डीजे व MT डीजे का कॉयल एनर्जाइज न होना, EF डीजे और MT डीजे का कॉयल एनर्जाइज न होना, इसका मतलब क्या है, सेफ्टी रिले का टारगेट चेक करेंगे, रिले बोर्ड चेक करेंगे। ER प्रेशर 6.5 kg/cm² होना चाहिए। यदि ER प्रेशर बराबर है तो HQP डीजे को 0 पर करके QP डीजे को बाईपास कर देंगे। और यदि क्लोज होता है तो ठीक, नहीं तो लो को फेल कर देंगे। नेक्स्ट हमें देखें, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, Q118 और Q44 वेज करने की सावधानियां लिखना है हमें। तो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है। मान लीजिए Q118 हमने वेज किया है, Q118 वेज करने पर हमें यह ध्यान रखना है, C118, C105, C106, C107 का खुला होना सुनिश्चित करेंगे। GR का 0 पर होना सुनिश्चित करेंगे। आर्नो और ऑक्सिलरी के काम पर हम ध्यान देंगे। यदि HQC VR 0 पर है तो VLRDJ स्विच को 4 सेकंड में हम छोड़ देंगे। कब, जब HQC VR 0 पर है तो VLRDJ स्विच को 4 सेकंड में छोड़ देंगे। रिग्रेशन नॉच बाई नॉच करेंगे। अब बात करते हैं Q44 वेज करने की सावधानियाँ क्या हैं। तो Q44 वेज करने से पहले MP 0 पर होना चाहिए, GR 0 पर होना चाहिए। LSGR लैंप जलना सुनिश्चित करेंगे, LSGR लैंप जलना चाहिए। GR स्लगिश नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है हमें। फिर डीजे क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, डीजे क्लोज करने के बाद में
C118 का ओपन होना चेक करेंगे। आर्न ऑक्सिलरी के काम पर ध्यान देंगे। नॉच लेने से पहले हमें क्या करना है, नॉच लेने से पहले सहायक लोको पायलट को कॉरिडोर में आरजीआर के पास खड़ा करेंगे। पहला नॉच लेंगे, यदि आरजीआर के पास जलने की गंध धुआं आता है तो तुरंत डीजे ओपन करेंगे। गाड़ी चलते समय यूए की निर्देश सुई पर ध्यान देंगे। आर्न ऑक्सिलरी के काम पर ध्यान देंगे। Q118 को वेज मान करके सावधानियों का पालन करेंगे। जीआर का मैनुअल कंट्रोल हम नहीं लेंगे। कब, जब Q44 वेज है तो जीआर का मैनुअल कंट्रोल हमें नहीं लेना है किसी भी परिस्थिति में। नेक्स्ट हम देखें, क्वेश्चन है बीपी प्रेशर नहीं बन रहा है तो किस तरीके से दोष निवारण किया जाएगा। बीपी प्रेशर नहीं बन रहा है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे MR4 का प्रेशर उपलब्ध होना सुनिश्चित करेंगे। MR4 में प्रेशर होना चाहिए। फिर वर्किंग कैब के अंदर A9 कटआउट कॉक खुले होने चाहिए। नॉन वर्किंग कैब में ये बंद होने चाहिए। MU2B वाले लीड पर होना चाहिए। LNT कॉक खुला होना चाहिए। खुले नहीं है तो बदल करके खुला कर देंगे। दोनों तरफ के बीपी एंगल कॉक बंद होने चाहिए। दोनों तरफ के बीपी एंगल कॉक बंद होने चाहिए। सिस्टम में लीकेज की जांच करेंगे और बंद करेंगे। A9 का पूरा बीपी ड्रॉप करके दोबारा बीपी प्रेशर 5 kg/cm² होना एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखें लोको ब्रेक टेस्टिंग कैसे करते हैं। लोको ब्रेक टेस्टिंग कैसे करते हैं, बीबी प्रेशर 5 kg/cm² होना चाहिए। MR प्रेशर 8 से 9.5 kg/cm² होना चाहिए। SA9 को एप्लीकेशन में रखेंगे। VC गेज 3.5 kg/cm² दर्शा रहा है। जैसे SA9 को एप्लीकेशन में रखेंगे तो BC जो ब्रेक सिलेंडर का गेज है वो 3.5 kg/cm² दर्शा रहा है। 2-3 नॉच लें और सभी ट्रैक्शन मोटर को 600 एम्पीयर करंट दें। TLC को सूचना देंगे हम। सभी मोटर को 800 एम्पीयर करंट दें और लोको को आगे बढ़ाना हमें चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में मल्टीपल लोकोमोटिव में कैब बदलने का तरीका क्या है। मल्टीपल लोकोमोटिव में किस तरीके से कैब बदला जाता है। जैसे सबसे पहले है हम लीडिंग कैब में। लीडिंग कैब में क्या करेंगे, लीडिंग कैब में है तो गाड़ी खड़ा करेंगे। SA9 और A9 ब्रेक अप्लाई करेंगे। आवश्यकता के अनुसार हैंड ब्रेक वुडन गेज लगा देंगे। फिर डीजे ओपन पेंटो नीचे करेंगे। A9 SA9 कॉक बंद कर देंगे। LNT कॉक है बंद कर देंगे। LNT कॉक को भी बंद कर देंगे। VL चाबी लॉक करके निकाल लेंगे। फिर ZPT MPJ चाबी निकाल लेंगे। ZPT और MPJ की चाबी निकाल लेंगे। VL चाबी लॉक करके निकाल लेंगे। तीनों चाबी हमारे पास आ गई है। अब ट्रेलिंग लोको के कैब में जा करके जिसमें कार्य करना है क्या करेंगे, SA9 से लोको ब्रेक लगा कर रखें। SA9 का से लोको ब्रेक को लगा कर रखेंगे। A9 और SA9 के कॉक खोल देंगे। MU2B लीड पर कर देंगे। LNT के कॉक खोल देंगे। नियम अनुसार लोको एनर्जाइज करेंगे। और वापस पहले के लोको में जा कर के हमें वापस क्या करना है, तीसरे पॉइंट पर MU2B को ट्रेल पर करना है। कैब की खिड़की दरवाजे सही ढंग से बंद कर देने हैं। नेक्स्ट हम देखें पिछले कैब से गाड़ी चलाना। पिछले कैब से किस तरीके से गाड़ी को चलाया जाता है। पिछले कैब से गाड़ी चलाना है तो इंजन को पिछले कैब से एनर्जाइज करेंगे। सहायक चालक है पिछले कैब में रहेगा और MP के प्रचालन सहित सभी प्रचालन करेगा। किसी भी कॉक की पोजीशन नहीं बदलें। ड्राइवर अगले कैब में रहेगा, वही गाड़ी को चलाएगा। गाड़ी की अधिकतम गति 40 kmph से अधिक नहीं होगी। सेक्शन क्लियर करके कंट्रोलर से बात करेंगे। चालक और सहायक चालक नॉच बढ़ाने, कम करने तथा डीजे ओपन करने के लिए आपस में सुनिश्चित करेंगे। फिर है डीजे क्लोज स्थिति में SI का काम नहीं करना, दोष निवारण लिखें। मान लीजिए डीजे क्लोज स्थिति में है, SI हमारा काम नहीं कर रहा है तो किस तरीके से दोष निवारण किया जाए। तो सबसे पहले इसका कारण क्या है, CCINV का मेल्ट होना हो सकता है। इन्वर्टर का जो फ्यूज है CCINV मेल्ट हो गया है। निवारण कैसे करेंगे, फ्यूज बदल दें। यदि दोबारा फ्यूज मेल्ट होता है तो हवा ऑफ करके फ्यूज बदल दें। यदि हवा ऑफ करने के बाद भी फ्यूज मेल्ट होता है तो TLC को सूचित करें, लोको फेल करें। दूसरा कारण हो सकता है CCA का मेल्ट होना। अगर CCA मेल्ट है तो निवारण कैसे करेंगे, कारणों की जाँच करेंगे, उचित निवारण करेंगे। फ्यूज बदल दें। दोबारा फ्यूज मेल्ट होता है तो हवा ऑफ करके फ्यूज बदलें। यदि हवा ऑफ करने के बाद भी फ्यूज मेल्ट होता है तो TLC को सूचित करना है। तीसरा कारण हम दे सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास में QSBM का एनर्जाइज नहीं होना। QSBM मान लीजिए एनर्जाइज नहीं हो रही है तो क्या करें। इसका निवारण है, यदि QSBM एनर्जाइज नहीं हो रही है तो उसे एनर्जाइज अवस्था में भेज करें तथा VLBMT के क्लोज स्थिति में डीजे क्लोज करना है। जैसे VLBMT का क्लोज स्थिति होगी उसी में हमें डीजे क्लोज करना है। नेक्स्ट हम देखें व्हील
स्किडिंग के कारण और उपाय, यानी व्हील स्लिपिंग के कारण उपाय, या फिर हम कह सकते हैं व्हील स्किडिंग। व्हील स्किडिंग के कारण और उपाय क्या है? तो कारण क्या है व्हील स्किडिंग के? वैक्यूम बीपी प्रेशर निर्धारित मात्रा में होना। व्हील स्किडिंग के कारण और उपाय: वैक्यूम बीपी प्रेशर निर्धारित मात्रा में होना, पूर्ण रूप से मैनुअल रिलीज नहीं करना, पूर्ण रूप से मैनुअल रिलीज नहीं हो रहा है, और वैक्यूम बीपी प्रेशर निर्धारित मात्रा में है, हैंड ब्रेक रिलीज नहीं हुआ है, और एमपीटी लोड हैंडल का सही स्थिति में न होना। उपाय क्या है? गाड़ी को नियोजित करने के लिए लोको ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, और डीवीआर के समय SA9 से लोको ब्रेक नहीं लगाने चाहिए, और हमें डीवी वॉल्व का P&G कॉक सही होना चाहिए। गाड़ी चलाने से पहले लोको ब्रेक रिलीज होनी चाहिए। डेड लॉक को चलाते समय सुनिश्चित करें कि डेड लॉकों की ब्रेक वाइंडिंग तो नहीं हो रही है। हैंड ब्रेक रिलीज हैं या रिलीज होने चाहिए हैंड ब्रेक जो है हमारे। फिर हम माइक्रो प्रोसेसर लॉकों के फ़ायदे और लाभ क्या हैं। माइक्रो प्रोसेसर लॉकों के फ़ायदे और लाभ हम देखें। पहला फ़ायदा है माइक्रो प्रोसेसर लॉकों का, विभिन्न प्रकार की रिले तथा MP, SMGR, MPJ व EMC के इंटरलॉक निकाल दिए गए हैं। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर लोको है उसमें से विभिन्न प्रकार के रिले निकाल लिए गए हैं। MP निकाल लिया गया है, SMGR, MPJ है, EMC के इंटरलॉक निकाल लिए गए हैं। कम रिले के इंटरलॉक होने की वजह से लोको की विश्वसनीयता ज़्यादा है। फॉल्ट डिस्प्ले यूनिट लगाई गई है जिस पर फॉल्ट का कारण सहित लिखा आता है, निवारण सहित। दोष निवारण के लिए कम समय लगता है। सभी फॉल्ट तारीख व समय के साथ मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाते हैं। ऑटो रिग्रेशन रोकने के लिए BPQD दिया गया है। ऑटो रिग्रेशन रोकने के लिए नॉच नहीं आने पर HPAR या HQSI स्विच को ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे स्टैटिक SLIT वाले जो माइक्रो प्रोसेसर है, खराबी के साथ कार्य भी मिलता है, कार्यवाही भी यहाँ पर मिलती है। SI के साथ माइक्रो प्रोसेसर लोगों में QD101, QSBM, QCUN और QSIT रिले को भी निकाल दिया गया है। तो SI के साथ जो माइक्रो प्रोसेसर वाले हैं, SI यूनिट वाले जो लोको हैं उनमें QD101 है, QSBM, QCON है, इनको भी निकाल लिया गया है। QSIT को भी माइक्रो प्रोसेसर लोको में निकाल लिया गया है। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे QSIT का टारगेट गिरने पर दोष निवारण लिखो, और QSIT एनर्जाइज होने पर दोष निवारण लिखना है। जैसे QSIT का टारगेट गिर गया तो दोष निवारण क्या करें, या QSIT एनर्जाइज होने पर दोष निवारण लिखना है। तो इसे रीसेट करने के लिए HVA को 0 करके वापस 1 पर रखेंगे। पूरे ऑक्सिलरी पावर सर्किट की जांच करेंगे, यदि कहीं भी कुछ असामान्यता मिलती है तो उसे आइसोलेट करेंगे। सभी प्रोग्राम स्विच 0 पर और सभी BL स्विच ओपन करेंगे। CCRA CCVT फ्यूज निकाल देंगे। DJ क्लोज करेंगे। QSIT एनर्जाइज होती है तो अर्थ फॉल्ट SI के अंदर है। अगर QSIT एनर्जाइज होती है तो अर्थ फॉल्ट SI के अंदर है। इस स्थिति में HVA को 0 पर करेंगे, 5 मिनट इंतज़ार करेंगे, दोबारा HVA 1 पर करके लोको एनर्जाइज करेंगे। यदि QSIT एनर्जाइज नहीं है तो सभी स्विच को सामान्य करके आगे कार्य करेंगे। यदि QSIT एनर्जाइज होती है तो HSIV स्विच को इनपुट आउटपुट पर रखेंगे और SI पर लगे अर्थ फॉल्ट बाईपास पुश बटन को दबाएंगे। 45 मिनट के अंदर सेक्शन क्लियर करके TLC को सूचित करेंगे। बारी बारी से सभी VL स्विच प्रोग्राम स्विच को ऑन सामान्य करेंगे। जिस स्विच को सामान्य या ऑन करने से QSIT एनर्जाइज होती है उससे संबंधित ऑक्सिलरी को अर्थ फॉल्ट है, उसे वापस आइसोलेट करें। बाकी स्विच को सामान्य करें और आगे गाड़ी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, हम क्या है, सब सिस्टम के नाम लिखना है हमें। जैसे कि SI01 है मैन पावर के लिए, ट्रैक्शन बोगी 1 के लिए SI02, ट्रैक्शन बोगी 2 के लिए SI03, SI04 है हार्मोनिक्स फिल्टर। हार्मोनिक्स फिल्टर है SI04, जैसे H है तो S से इसका तो 4 बना दिया, हार्मोनिक्स फिल्टर हो गया। SI05 है होटल रोड के लिए 5 स्टार होटल होता है। SI06 है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 यानी AC। तो 6 नंबर AC से हो गया, 6 नंबर AC, तो 6 फिर से ऊपर लगाना चाहिए। AC तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर हो गया 6 नंबर। 7 नंबर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 आगे, 7 नंबर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3। फिर है बैटरी सिस्टम 9 नंबर, ब्रेक सिस्टम है 10 नंबर। तो ब्रेक कहाँ पर लग रहा है, 10 पर जाके लग रहा है ब्रेक, और बैटरी कहाँ पर लग रही है, 9 पर। फिर SS 11 वाला हमारा ऑक्सिलरी HV1 है,
और SS12 है ऑक्सिलरी HP2, SS13 KF1। तो जैसे हमारा क्या है, KF1 हो गया 13 नंबर, KF2 हो गया 14 नंबर, 15 नंबर पर हो गया हमारा फायर, क्या हो गया 15 नंबर पर फायर हो गया, 16 नंबर पर स्पीडोमीटर, 17 नंबर पर प्रोसेसर 1, 18 नंबर प्रोसेसर 2, 15 F से तो फायर हो गया, 16 S से तो स्पीडोमीटर हो गया, 17 प्रोसेसर, 7th जनरेशन होती है, उसी से याद रख सकते हैं FLG1 यानी प्रोसेसर 1, 18 FLG2 प्रोसेसर 2, और SS19 है ट्रेन बस। तो ये हमारे सब सिस्टम हो जाते हैं। अब है थ्री फेज लॉकों की सामान्य विशेषताएं। क्या क्या है थ्री फेज लॉकों की सामान्य विशेषताएं, वो हम देखते हैं। जैसे थ्री फेज जो लॉको है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित वास्तविक ट्रैक्शन नियंत्रण है। थ्री फेज लॉको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित वास्तविक ट्रैक्शन नियंत्रण है। विद्युतीय भार स्थानांतरण प्रणाली है। फिसलन विरोधी बचाव थ्री फेज लॉको के अंदर है। ऑन बोर्ड दोष आंकलन प्रणाली है। सिमुलेटेड परिचालन विधि है। स्टैटिक ऑक्सिलरी कन्वर्टर है, एसआई यूनिट है। इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीडोमीटर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर है, ऊर्जा मापक है। आग ढूंढना चेतावनी प्रणाली है। कर्मीदल हेतु स्वस्थ वातावरण एवं व्यापक स्थान युक्त कैब है। इनर्शियल फिल्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक प्रणाली है। थ्री फोल्ड न्यूमेटिक ब्रेक पैनल है। रखरखाव व खर्च कम करने के लिए ब्रेक यूनिट का उपयोग किया गया है। स्प्रिंग लोडेड पार्किंग ब्रेक है। और ब्रेक को शीघ्र रिलीज करने हेतु बीपी ओवरचार्ज प्रणाली है। बीपी ओवरचार्ज प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा नियंत्रित सतर्कता प्रणाली है। चक्कों के फ्लैंज को हम कह सकते हैं चक्कों के फ्लैंज को लुब्रिकेंट करने की प्रणाली जो कि हटा दी गई है। अंडर ट्रक में लटके हुए कंप्रेसर हैं। टक्कर रोधी बचाव है। नेक्स्ट हम देखें थ्री फेज एबीबी लॉकों की ऑक्सिलरी के नाम, काम और स्थान हमें बताना है। जैसे थ्री फेज लॉकों में सबसे पहले देखते हैं ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1। सारी ब्लोअर हम देख लेते हैं पहले। तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 है, यह ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 मशीन रूम 1 में लगी है। इसका काम है ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करना। फिर है ऑक्सिलरी कूलिंग ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2, ये है MR2 में लगी है, मशीन रूम 2 में लगी है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2। इसका कार्य है ट्रांसफार्मर तथा SR2 के तेल को हवा द्वारा ठंडा करना। फिर है ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 है, यह MR2 में लगी है यानी मशीन रूम 2 में लगा है। यह बोगी 1 पर स्थित ट्रैक्शन ग्रुप को हवा द्वारा ठंडा करता है, यानी ट्रैक्शन मोटर का जो ग्रुप है उसको हवा द्वारा ठंडा करता है। इसी तरीके से ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 है। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 क्या काम करेगा, यह MR1 में लगी मशीन रूम 1 में लगी है और इसका कार्य है बोगी 2 पर स्थित। जैसे ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 का काम है बोगी 1 पर स्थित ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप को ठंडा करना। ये ट्रांसफार्मर मोटर ब्लोअर 2 है, MR1 मशीन रूम 1 में लगी है। इसका कार्य है बोगी 2 पर स्थित ट्रैक्शन मोटर 2 के ग्रुप को हवा द्वारा ठंडा करना। फिर है ट्रांसफार्मर ऑयल पंप। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप में हम देखें यह MR1 के नीचे अंडर ट्रक में लगी है। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 है, यह MR1 के नीचे अंडर ट्रक में लगी है। TFP ऑयल को कूलिंग यूनिट 1 में भेजना और वापस करना। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2 क्या है, यह MR2 के नीचे अंडर ट्रक में लगा है। जो MR2 के नीचे अंडर ट्रक में लगा है ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2, TFP ऑयल को कूलिंग यूनिट 2 में भेजना और वापस करना इसका काम है। फिर है ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1। ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 क्या है, यह MR1 में SR के बगल में और SR ऑयल को कूलिंग यूनिट 1 में भेजना और वापस करना इसका काम है। ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 है। ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 में हम देखें ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 में यह MR2 में SR2 के बगल में SR ऑयल की कूलिंग यूनिट 2 में भेजना और वापस करना है। फिर है मेन कंप्रेसर 1 है, MR1 के नीचे यानी मशीन रूम 1 के नीचे अंडर ट्रक में लगा है। दबाव युक्त हवा का प्रेशर बनाना है। मेन कंप्रेसर 2 का काम है, MR2 के नीचे अंडर ट्रक में लगा है।
इसका काम है दबाव का प्रेशर बनाना। स्क्वेंजिंग ब्लोअर के टीएमबी के पास में लगा है। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 के पास में टीएमबी 2 तथा ऑक्सिलरी कन्वर्टर ब्लोअर का जो धूल के कणों को निकालना है। स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 है MR2 में यानी मशीन रूम 2 में टीएमबी के पास में लगा है। इसका काम टीएमबी 1 और OCB2 के फिल्टर से धूल को निकालना है। बैटरी चार्जर है ऑक्सिलरी कन्वर्टर के अंदर लगी है। इसका कार्य है बैटरी को चार्ज करना। नेक्स्ट हम देखें, वो है हमारे पास में कूलिंग बोर्ड पर कार्य करना, टिप्पणी लिखना है। कूलिंग बोर्ड पर कार्य करने के लिए टिप्पणी लिखना है। क्या है, तो जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तब ए पैनल पर लगा LSC लैंप जल जाता है तब एवं P2 का फॉल्ट मैसेज आता है और TEV 0 हो जाता है। ऐसे समय लोको पायलट को कूलिंग मोड में रखना होता है लोको को। तो लोकोमोटिव ऐसे समय में कूलिंग मोड में रखना होता है। गाड़ी उचित स्थान पर खड़ी करना है। A9 द्वारा इमरजेंसी में BP 0 ड्रॉप करेंगे। TLC को सूचित करेंगे। DJ ओपन पेंटो नीचे, C को ऑफ करेंगे। वापस VL चाबी को ऑफ से C पर कर रखेंगे तथा पेंटो ऊपर DJ क्लोज करेंगे। लोको को कूलिंग मोड पर एनर्जाइज करेंगे। कूलिंग मोड में सिंगल फेज की 4 ऑक्सिलरी काम करेंगी। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान कम होने पर LSC लैंप बुझ जाएगा, जिसके बाद DJ ओपन पेंटो नीचे करेंगे। VL चाबी को C से ऑफ पर करेंगे, फिर ऑफ से D पर करेंगे और फिर ड्राइविंग मोड में लोको को एनर्जाइज करेंगे। A9 रन पर रखेंगे। पूरा BP आने के बाद आगे कार्य करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, वो है पार्किंग ब्रेक पर टिप्पणी। पार्किंग ब्रेक क्या है, उस पर टिप्पणी हमें लिखनी है। तो अन्य लोकों में हैंड ब्रेक की जगह ABB लोकों में पार्किंग ब्रेक लगाए गए हैं, जो लोकों में 4 चक्कों पर लगते हैं। पार्किंग ब्रेक कौन कौन से 4 चक्कों पर, WAG5 में 1, 4, 5, 8 चक्कों पर लगते हैं। WAG7 और WAG9 लोकों में ये 2, 6, 7, 11 में लगते हैं। इसके लिए गेज लगाया गया है जो कि पार्किंग ब्रेक गेज लगे होने या रिलीज होने की जानकारी देता है। ब्रेक लगे होने पर गेज का 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाता है और ब्रेक रिलीज होने पर प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाता है। लगाने का तरीका क्या है, C ऑन होने पर BP PV पुश बटन को दबा करके लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है न्यूमेटिक पैनल पर लगे सोलेनॉइड बल्ब 30 को बाएं प्लंजर को दबा करके हम लगा सकते हैं। तीसरा तरीका है VL चाबी को D से ऑफ करके भी हम पार्किंग ब्रेक लगा सकते हैं। पार्किंग ब्रेक रिलीज करने का तरीका क्या है, BP PV पुश बटन को दोबारा दबा करके रिलीज कर सकते हैं। सोलेनॉइड बल्ब 30 के दाएं साइड के रिलीज प्लंजर को दबा करके रिलीज कर सकते हैं। पार्किंग ब्रेक सिलेंडर के पास से न्यूमेटिकली रिलीज हैंडल को खींच करके भी हम रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है हमारे पास में रीजनरेटिव ब्रेकिंग पर टिप्पणी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है, इस पर टिप्पणी हमें बतानी है। तो यह एक विद्युतीय ब्रेक प्रणाली है। जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, यह एक विद्युतीय ब्रेक प्रणाली है जिससे बिना ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किए लोकों में ब्रेक लगते हैं। इसके क्या लाभ हैं, चक्कों एवं ब्रेक ब्लॉक के घिसने को कम किया जाता है। ब्रेक विश्वसनीय है। ब्रेक के समय उत्पन्न ऊर्जा को वापस OHE में भेजा जाता है। इससे ऊर्जा बचत के रूप में भी देखा जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि WAG5 और WAG9 लोकों में अंतर क्या है। तो WAG5 और WAG9 है, इसकी अधिकतम गति है 80 kmph, WAG9 की है 100 kmph। WAG5 लोकों का HP है 3850, WAG9 का है 6120। इस WAG9 में हैंड ब्रेक होते हैं और 9 में पार्किंग ब्रेक होते हैं। WAG9 में DC मोटर है, इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर है WAG9 में। WAG5 में ट्रैक्शन मोटर का HP 770 है, जबकि WAG9 में ट्रैक्शन मोटर का HP 1156 है। WAG9 में ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज 700 वोल्ट है, WAG9 में ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज 2180 वोल्ट है। और WAG5 का वजन है 118.8 टन, WAG9 का है 123 टन। WAG5 की ऑक्सिलरी 3 फेज 380 वोल्ट AC है, WAG9 में ऑक्सिलरी है 415 वोल्ट AC, 415 सिंगल फेज AC पर है। ट्रैक्टिव एफर्ट WAG5 में 33.5 टन है, जबकि उसमें WAG9 में 458 टन है। और WAG5 के अंदर कुल 13 ऑक्सिलरी हैं, 11 ऑक्सिलरी हैं, 13 भी नहीं है।
WAG9 के अंदर कुल 16 ऑक्सिलरीज हैं। इसमें लेड एसिड प्रकार की बैटरी लगी है WAG5 में। इसमें निकल कैडमियम की बैटरी लगी है WAG9 में। इसमें हम बात करें A9 की 5 पोजीशन है WAG5 में, 9 में A9 की 6 पोजीशन है। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम नॉन मॉड्यूलर और मॉड्यूलर लोकोमोटिव में अंतर क्या है। नॉन मॉड्यूलर और मॉड्यूलर लोकोमोटिव में अंतर, जो नॉन मॉड्यूलर है ये लगभग WAG5 के समान ही है। जो मॉड्यूलर है इसमें उपकरणों की लोकेशन अलग है और इसका सीरीज है 27,000 से 27,239 है। मॉड्यूलर में 27,240 से आगे सभी लोको मॉड्यूलर हैं। और इसमें ब्रेक सिस्टम के उपकरण WAG नॉन मॉड्यूलर है, इसमें ब्रेक सिस्टम के उपकरण WAG5 के समान है। मॉड्यूलर में इसमें कैब 2 के पीछे अलग से न्यूमेटिक पैनल लगाया गया है। इसमें LNT कॉक कैब नंबर 1 में है WAG5 नॉन मॉड्यूलर में, जबकि मॉड्यूलर में इसमें LNT कॉक न्यूमेटिक पैनल पर है। नॉन मॉड्यूलर है उसमें MU2B TPN2 में है, जबकि मॉड्यूलर में MU2B है न्यूमेटिक पैनल पर है। नॉन मॉड्यूलर है उसमें R1 कॉक व्हील नंबर 6 के पास में है, जबकि मॉड्यूलर है उसमें व्हील नंबर 7 के पास में है। नॉन मॉड्यूलर है उसमें HQOP 1 और 2 V2 BA2 की दीवार पर लगा हुआ है, जबकि इसमें BA1 की दीवार पर लगा हुआ है, इसमें मॉड्यूलर में। फिर हम देखते हैं क्या ABB लॉक को एनर्जाइज करने का तरीका क्या है। ABB लॉक को किस तरीके से एनर्जाइज किया जाता है। तो सबसे पहले शेड में जाएंगे, लोगो लॉक बुक, VL चाबी, IG38 जिसे कावाकी कहते हैं, A9 हैंडल प्राप्त करेंगे। लॉको लॉक बुक पढ़ेंगे, यदि इसमें कोई रिमार्क है तो उसे हम क्या करेंगे TLC को सूचित करेंगे। फिर क्या करेंगे, तीनों चाबी लॉको लॉक बुक लेकर के लॉको पर जाएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि लॉको OC के नीचे खड़ा है, सुरक्षित किया गया है। लोकोमोटिव को अच्छी तरीके से जांच करेंगे, जैसे कि सेफ्टी फिटिंग, सेफ्टी आइटम, सेफ्टी डिवाइसेज और HV1 HV2 HV1 HV2 पैनल में सभी सर्किट ब्रेकर ऑन स्थिति में है। OCR 78 टारगेट नहीं है। न्यूमेटिक पैनल पर सभी को सामान्य स्थिति में है। पेंटो सेलेक्टर स्विच ऑटो पोजीशन पर है। IG38 चाबी को न्यूमेटिक पैनल पर वर्टिकल खड़ी पोजीशन में लगाएंगे और उसे हॉरिजॉन्टल RD पोजीशन में घुमा देंगे। कॉरिडोर में लगा स्विच क्रमांक 327.4 को हम ऑन करेंगे, जिससे MR और कॉरिडोर की लाइट जल जाएंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि बैटरी का मेन सर्किट ब्रेकर 112 ऑन स्थिति में है। फिर SV2 पैनल में जाएंगे और बैटरी का सर्किट ब्रेकर क्रमांक MCB 112.1 ऑन करेंगे। बैटरी चार्जर का 100 वोल्ट होना यानी बैटरी चार्जर का ऑन होना सुनिश्चित करेंगे। फिर वर्किंग कैब में आएंगे, A9 हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन में लगा करके नॉब को उठा करके रन पर करेंगे। VL चाबी को VL सॉकेट में ऑफ पोजीशन पर लगाएंगे और D पोजीशन पर घुमाएंगे। VL चाबी को ऑफ में लगाएंगे और D पोजीशन पर घुमा देंगे। फिर क्या होगा, जब D पोजीशन पर घुमा दिया जाएगा बैटरी वोल्टेज दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या देखा, UBA है बैटरी वोल्टेज दिखाएगा। LSDJ की बत्ती जल जाएगी। DDS स्क्रीन लाइट जल जाएगी। SPM का स्क्रीन लाइट है वो जल जाएगी। इसके साथ प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसके बाद सभी पायलट लैंप जलेंगे बुझेंगे। मीटर की सुई ऊपर नीचे होगी, वापस 0 पर रुक जाएगी और फ्लैशर लाइट जल करके बुझ जाएगी, जिससे लोड सूचना क्रमांक 504 आएगा। इसका मतलब पेंटो रेज करने का संदेश है। पेंटोग्राफ रेज करने के लिए ZPT स्विच को नीचे की ओर प्रेस करके छोड़ देंगे। 0 मीटर में OHE वोल्टेज दर्शाएगा और लोड सूचना संदेश 550 आना क्लोज करके DJ क्लोज कर देंगे। फिर DJ क्लोज करने के लिए VL DJ स्विच को नीचे की ओर प्रेस करके छोड़ देंगे, जिससे LSDJ की बत्ती बुझ जाएगी। और जैसे ही LSDJ की बत्ती बुझ जाएगी, सभी ऑक्सिलरी काम करने लग जाएंगी और नोड सूचना संदेश FLG 570 आएगा। MR प्रेशर 6.4 kg/cm² से अधिक होने पर रिवर्सर को गाड़ी चलने की दिशा में सेट करेंगे, जिससे कि स्क्रीन पर FLG 590 आएगा और 590 आना लॉक को चलने के लिए तैयार है। फिर BPPV दबा करके पार्किंग ब्रेक रिलीज करेंगे। SA9 को एप्लीकेशन में रखेंगे। ब्रेक सिलेंडर गेज में 3.5 kg/cm² प्रेशर दर्शाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही BB प्रेशर 5 kg/cm², फीड पाइप प्रेशर है 6 kg/cm² होना सुनिश्चित करेंगे। थ्रोटल को TE की तरफ, लॉको ब्रेक की जांच करेंगे। SA9 को रिलीज करेंगे। स्क्रीन पर नोड सूचना संदेश 596 आने पर लॉको चलने लग जाएगा।
नेक्स्ट हम देखें कि WAG5 लॉ को एनर्जाइज करने का तरीका क्या है। WAG5 लॉ को एनर्जाइज करने का तरीका है, सुनिश्चित करेंगे कि लॉ को रेल पर OHE के नीचे खड़ा है, लॉगो लॉगबुक और तीनों चाबियां लेंगे, लॉगबुक पढ़ेंगे, यदि कोई खराबी लिखी होगी तो TLC को सूचित करेंगे, लोकोमोटिव की जांच करेंगे, सभी ऑक्सिलरी पॉइंट्स जब सभी जो ऑयलिंग पॉइंट है ऑयल लेवल पर्याप्त मात्रा में होना सुनिश्चित करेंगे, कैब नंबर 2 में जाकर के HVA 1 पर करेंगे, बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे, कैब नंबर 1 में MCPA चालू करके एयर प्रेशर 8 kg/cm² बनाएंगे, MCPA को बंद कर देंगे, सुनिश्चित करेंगे कि MU2B लीड पर है, LNT कॉक खुला हुआ है, वर्किंग कैब में A9 AC9 के कॉक खुले हुए हैं, नॉन वर्किंग कैब में ये बंद है, वर्किंग कैब में जाएंगे, VL की को अनलॉक करेंगे, 4 पायलट लैंप का जलना सुनिश्चित करेंगे, ZPT को सॉकेट में डाल करके 1 नंबर की पोजीशन पर करेंगे, पिछला पेंटोग्राफ का उठना सुनिश्चित करेंगे, VLDJ ऑन, VLRDJ प्रेस करके LSDJ और LSCHBA बुझने के बाद स्विच को छोड़ दें, फिर BLCP को ऑन करके MCP का चलना सुनिश्चित करेंगे, 8 से 9.5 kg/cm करके बीच RGCP का कट इन कटआउट को होना सुनिश्चित करेंगे, BP प्रेशर 5 kg/cm² और लोको ब्रेक है 3.5 kg/cm² होना चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो प्रेशर है यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर है 1.4 1.7 kg/cm² चेक करेंगे, जो HS4 प्रेशर है, बाकी BLCP ऑन करके वॉक्यूम का बनना हम चेक करेंगे, वॉक्यूम वाले हैं ये, तो ये वॉक्यूम वाले यहाँ पर आप हट गए हैं, BL VMT ऑन करेंगे, बारी बारी से ब्लोअर का चलना सुनिश्चित करेंगे, सभी आवश्यक न्यूमेटिक टेस्ट हम कर लेंगे। अब मान लीजिए OHEC ट्रैक्शन मोटर तक की करंट का रास्ता क्या है। OHEC ट्रैक्शन मोटर तक की करंट का रास्ता ये है कि OHEC से जाएगी गाड़ी करंट पेंटोग्राफ से रूफ बार से डीजे से QLM से जाएगी TFWR ट्रांसफार्मर, फिर ग्रेजुएटर से TFP ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, फिर प्राइमरी TFP1, फिर RSI1 पॉजिटिव, RSI पॉजिटिव के बाद में SL पॉजिटिव के बाद में लाइन 1 कॉन्ट्रैक्टर L1 L2 L3, फिर आर्मेचर 1 2 3 ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर, फिर J1, फिर ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 के फील्ड को जाएगी, फिर RSI ब्लॉक को जाएगी, RSI1 ब्लॉक को, इसी तरीके से इधर TFP2 को RSI2 पॉजिटिव, SL2 पॉजिटिव, L4 L5 L6 को ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर 4 5 6 को, फिर J2 को, फिर ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 के फील्ड को, फिर RSI2 के नेगेटिव को जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर सर्किल बनेगा।